नमस्कार साथियों, मैं रितेश आप लोग को अपने YouTube चैनल पीसीएस सॉल्यूशन 360 पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इजिटोरिया का जो प्रखर बैच का चल रहा है एमसीक्यू का, उसके तहत आज हम लोग डे 7 में आ गए हैं और इस डे 7 के माध्यम से हम लोग गांधीवादी चरण 1917 से 1934 देखेंगे। ठीक है, और इससे हम लोग 100 प्रश्न देखेंगे। तो आप लोग कुछ पढ़ के आए होंगे तो तैयार हो जाइए और चालू करते हैं। शुरू हो जाते हैं हम लोग, है ना। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म 2 अक्टूबर को गुजरात के काठियावाड़ रियासत में हुआ था। तो ये कब और कहाँ हुआ था, इसका जवाब देना कह रहा है। तो ये बी में हुआ था, मतलब 1869 के पोरबंदर में हुआ था। मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म दोस्तों 1869 में हुआ था 2 अक्टूबर को, और पोरबंदर में, गुजरात के काठियावाड़ रियासत के पोरबंदर में हुआ था। और दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि गांधी जी ने अपनी हाई स्कूल की पढ़ाई श्यामलाल दास कॉलेज भावनगर से की थी। तो क्या की थी, तो बिल्कुल सही कह रहा है कि हाँ किए थे इन्होंने। और गांधी जी ने अपनी वकालत की पढ़ाई यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन से की थी। तो ये दोनों ही पॉइंट सही है कि गांधी जी ने अपनी हाई स्कूल की पढ़ाई श्यामल दास कॉलेज भावनगर से किया और वकालत की पढ़ाई यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन से किए। निम्नलिखित में से किस वर्ष गांधी जी अपने मुवक्किल से जुड़े मामले के सिलसिले में दक्षिण अफ्रीका गए थे। तो वो कब गए थे, तो वो गए थे 1893 को। और कहाँ कब तक रहे, 1915 तक वो दक्षिण अफ्रीका में ही रहे। ठीक है, बीच बीच में काम के सिलसिले से आ जाते थे, लेकिन 1915 तक रहे। निम्नलिखित में से किस वर्ष गांधी जी अपने मुवक्किल से जुड़े मामले के सिलसिले में दक्षिण अफ्रीका गए, तो 1893 में। उनके मुवक्किल का नाम क्या था दोस्तों, जिसके कारण गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए, तो दादा अब्दुल्ला था नाम। क्या नाम था, दादा अब्दुल्ला नाम था। निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र या पत्रिका गांधी जी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में शुरू किया गया था, तो वो कौन सा था दोस्तों। तो वो कौन से थे, तो वो थे केवल इंडियन ओपिनियन ही था। कौन था, इंडियन ओपिनियन। थोड़ा सा मैं आप लोग को कुछ चीजें याद करवा देता हूँ, याद कर लीजिएगा। 1904 डेट याद रखिए। इस साल दो चीज का स्थापना वहां पे किए थे। एक नटाल कांग्रेस की स्थापना किए थे, नटाल कांग्रेस की स्थापना, और दूसरा फिनिक्स आश्रम की स्थापना। दूसरा क्या किए थे, फिनिक्स आश्रम की स्थापना किए थे। ठीक है, और 1906 में क्या किए थे, तो 1906 में किए थे प्रथम सत्याग्रह। ठीक है, 1906 में प्रथम सत्याग्रह किए थे। ठीक है, प्रथम सत्याग्रह किए थे 1906 में वहां पे। प्रथम सत्याग्रह इंडिया की बात नहीं है, दक्षिण अफ्रीका की बात किया जा रहा है। अब इसमें से आप लोग को बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य गतिविधि महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में की गई थी। तो दक्षिण अफ्रीका में क्या क्या किया गया था, यही सवाल पूछ रहा है। इसमें से सारे काम दक्षिण अफ्रीका में किए थे गांधी जी ने। पहला, पंजीकरण प्रमाण पत्रों के खिलाफ सत्याग्रह, मैंने पंजीकरण प्रमाण पत्रों के खिलाफ सत्याग्रह किए। दूसरा किए भारतीय प्रवास पर प्रतिबंध के खिलाफ अभियान, भारतीय प्रवास पर प्रतिबंध के खिलाफ भी अभियान उन्होंने किया। और मतदान कर और भारतीय विवाहों को अमान्य ठहराने के लिए भी अभियान चलाया। मतदान कर और भारतीय विवाहों को अमान्य ठहराने के खिलाफ भी अभियान चलाया। फिर ट्रांसवर्सल आवर्जन आवर्जन के खिलाफ भी विरोध किया। ट्रांसवर्सल आवर्जन के खिलाफ भी इन्होंने मतलब ट्रांसवर्सल आवर्जन, यहाँ पर इमिग्रेशन है, ट्रांसवर्सल इमिग्रेशन के खिलाफ भी इन्होंने विरोध किया। निम्नलिखित में से किस वर्ष निम्नलिखित में से किस वर्ष गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे। तो दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे, ये सबको जानते हैं, 9 जनवरी 1915। 9 जनवरी 1915, और इसीलिए इस दिन 9 जनवरी को प्रवासी दिवस मनाते हैं। क्या, कौन सा दिवस मनाते हैं, प्रवासी दिवस मनाते हैं। एक चीज गांधी जी के बारे में और याद रखिए कि एक हिंद स्वराज नाम की किताब है। ठीक है, इसको उन्होंने 1909 में लिखे थे। कब लिखे थे, 1909 में। और जहाज पर यात्रा के दौरान ही लिख दिए थे उन्होंने। जहाज पर यात्रा कर रहे थे और उसी के दौरान बैठे बैठे सोचे कि कुछ करना है, कुछ काम बैठे बैठे करना है, कुछ क्या, एक कहावत है ना, बैठे बैठे बनिया का करे, बैठे बैठे करना है कुछ काम, ये वाला काम कर लिए, किताब लिख डाले। बताइए, हम लोग एक किताब पढ़ नहीं पाते हैं, लिखना तो दूर की बात है। चंपारण सत्याग्रह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और सही कथन की पहचान करिए। तो देखिए, पहले सही कथन की पहचान करते हैं। तो इसमें से 2 और 3 जो पॉइंट है दोस्तों, ये सही है। पहला पॉइंट गलत है।
पहला पॉइंट देखिए कितना मतलब माइनॉरिटी से इसमें फंसाया गया है आपको पहला स्टेटमेंट में। पढ़ता हूँ क्वेश्चन स्टेटमेंट और बताइएगा कि ये सही है। रामचंद्र शुक्ल ने गांधी जी से नील की खेती के संदर्भ में किसानों की समस्या पर गौर करने का अनुरोध किया। तो क्या किया? रामचंद्र शुक्ल ने गांधी जी से नील की खेती के संदर्भ में किसानों की समस्याओं पर गौर करने का अनुरोध किया। आप कहेंगे हाँ बिल्कुल किया, शुक्ल ही तो थे। अरे भाई वो शुक्ल थे, रामचंद्र शुक्ल नहीं थे, वो राजकुमार शुक्ल थे। कौन थे? राजकुमार शुक्ल थे, ठीक है, राजकुमार शुक्ल थे। तो यही फंसाता है। बाकी दूसरा सही कह रहा है कि 1917 के दौरान बिहार के चंपारण में तीन कठिया प्रणाली प्रचलित थी। 1917 के दौरान बिहार के चंपारण में कौन सी प्रणाली प्रचलित थी? तो तीन कठिया प्रणाली प्रचलित थी। गांधी जी के साथ राजेंद्र प्रसाद, नरहरि पारेख, जेबी कृपलानी और जेपी नारायण आदि शामिल थे। गांधी जी के साथ जो चंपारण सत्याग्रह हुआ उसमें कौन कौन थे? तो राजेंद्र प्रसाद भी थे, नरहरि पारेख भी थे, जेबी कृपलानी थे, जेपी नारायण थे। जेपी नारायण का मतलब जयप्रकाश नारायण। चंपारण सत्याग्रह के परिणाम क्या थे? तो चंपारण सत्याग्रह के परिणाम आप लोग को बताना है कि क्या थे। तो इसके दो रूप परिणाम हुए। पहला तो क्या किया गया कि जो उन लोग ने अंग्रेज लोगों ने अवैध राशि वसूले थे उसका केवल 25% ही मुआवजा दे पाए, पूरा नहीं दिए। इस पर आलोचना भी किया जा रहा है, लेकिन उस वक्त लेकिन आलोचना किया जाता है कि केवल 25% क्यों, जब अवैध राशि पूरा था तो 100% लौटाना चाहिए था। तो देखिए उस वक्त का तत्कालिक परिस्थिति ही कुछ ऐसा था कि 25% भी मिल गया तो समझिए कि बहुत मिल गया। और फिर वहां पे तीन कठिया प्रथा समाप्त कर दी गई। तो दोनों ही पॉइंट क्या था? सही था। चंपारण सत्याग्रह था तो वो क्या था? तो वो दोस्तों क्या था? प्रथम भूख हड़ताल था क्या? नहीं। क्यों नहीं था? क्योंकि प्रथम भूख हड़ताल गांधी जी ने कब किया था? अहमदाबाद में किया था। और कब किया था? अहमदाबाद और 1918 में किए थे। प्रथम भूख हड़ताल कब किए? और 1918 में अहमदाबाद में। प्रथम असहयोग आंदोलन कब हुआ? तो 1920 के टाइम पे हुआ। और प्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में। और प्रथम अखिल भारतीय सत्याग्रह कब हुआ? 1919 में। ठीक है, तो इसमें से देखिए हाँ, ये प्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन बोल रहा है। तो प्रथम सविनय अवज्ञा 1917 में हुआ था। वो था सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसके सविनय अवज्ञा आंदोलन से पहले प्रथम सविनय आंदोलन 1917 में चंपारण में कर लिए थे। ठीक है, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? चंपारण सत्याग्रह क्या था? प्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो पूछे कि बताइए जी चंपारण आंदोलन क्या था? तो बताइएगा प्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन। अहमदाबाद मिल हड़ताल के संबंध में अहमदाबाद मिल हड़ताल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और गलत कथन का चयन कीजिए। तो चलिए गलत कथन को हम लोग चयन करते हैं। बी कह रहा है कि मिल मालिकों केवल 35% वेतन वृद्धि के लिए तैयार हुए। ये 35% तैयार नहीं हुए, बल्कि मालिक 20% बढ़ाने के लिए बोल रहे थे। कितना? 20%। तो अहमदाबाद मिल हड़ताल के संबंध में उनके कथनों पर विचार कीजिए। मिल मालिक बोल रहे थे कि हम 20% वेतन वृद्धि करेंगे। तो ये पॉइंट गलत हो गया क्योंकि 35% लिखा हुआ है। पहला सही कह रहा है कि कपास मिल के मजदूर अपने वेतन में 50% की वृद्धि की मांग कर रहे थे। कपास मिल के मजदूर अपने वेतन में 50% की वृद्धि की मांग कर रहे थे। दूसरा, ये भी पॉइंट सही है कि यह महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में पहला भूख हड़ताल था अहमदाबाद का। अंत में न्यायाधिकरण ने मजदूरों को 35% वेतन वृद्धि का आदेश दिया। अंत में जज ने क्या बोला कि नहीं, 20% नहीं, 35% वृद्धि करने का आदेश दिया। अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना अनुसुईया बहन द्वारा किस वर्ष की गई? तो 1920 में की गई। साथ में इनको कौन दिए थे? तो गांधी जी भी थे अनुसुईया के साथ। अनुसुईया के साथ में कौन दिए थे? तो गांधी जी दिए थे। तो अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना अनुसुईया बहन ने किस वर्ष की गई? तो 1920 में की गई। खेरा सत्याग्रह के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो वो कथन सही है केवल एक। कि खेरा सत्याग्रह में क्या हुआ था कि किसानों ने वर्ष 1919 के लिए राजस्व निलंबन के संबंध में ब्रिटिश सरकार को याचिकाएं प्रस्तुत की। तो ये पॉइंट सही था कि किसानों ने वर्ष 1919 के लिए राजस्व निलंबन के संबंध में ब्रिटिश सरकार को याचिकाएं प्रस्तुत की। तो ये सही था। लेकिन दूसरा गलत है कि खेरा सत्याग्रह के बाद ब्रिटिश सरकार ने कर संग्रह को कम करने की घोषणा की, लेकिन जब्त की संपत्ति वापस नहीं की। तो ये बिल्कुल ही गलत है।
कर को समाप्त करने का तो घोषणा किया है कि कर को हम नहीं लेंगे, लेकिन जो जब्त किए गया था संपत्ति था उसको भी लौटा दिया, लौटाना पड़ा। भारत रक्षा विनिमय अधिनियम कब पारित हुआ? तो वो पारित हुआ 1915 में। कब पारित हुआ? 1915 में। भारत रक्षा विनियमन अधिनियम कब पारित किया गया? तो वो किया गया 1915 में। रॉलेट अधिनियम यानी रॉलेट एक्ट के निम्नलिखित सिफारिशों में कौन सा शामिल है? तो इसमें से सारा का सारा पॉइंट दोस्तों सही है रॉलेट अधिनियम में। पहला पॉइंट कह रहा है कि कर्ताओं के बिना किसी मुकदमे के निर्वासित किया जाना चाहिए या 2 साल के लिए जेल में डाल दिया जाना चाहिए। कार्यकर्ताओं को बिना किसी मुकदमे के निर्वासित किया जाना चाहिए या 2 साल के लिए जेल में डाल दिया जाना चाहिए। जरा सोचिए, कोई मुकदमा नहीं, बस आप पे शक हुआ, आपको उठाऊंगा जेल में डाल दूंगा। ये था रॉलेट एक्ट नियम का पहला पहला सिफारिश। दूसरा, कर्ताओं पर बिना जूरी के मुकदमा चलाया जाना चाहिए, मैंने कोई जज नहीं है, बस मुकदमा चालू। देशद्रोह के संदेह के आधार पर बिना वारंट के भारतीयों को गिरफ्तार करने की अनुमति दी जानी चाहिए। तो ये भी सही है कि देशद्रोह का जैसे संदेह होगा तो बिना वारंट के भारतीयों को गिरफ्तार करने की अनुमति दी जाएगी। इसी को कहा जाता था बिना अपील बिना अपील बिना अपील बिना दलील बिना अपील बिना दलील सॉरी बिना अपील बिना वकील बिना अपील बिना वकील और बिना दलील दलील का ये एक्ट था। इस रॉलेट एक्ट को क्या कहा जाता था? बिना अपील बिना वकील बिना दलील। लास्ट कह रहा है कि बंदी प्रत्यक्षकरण कानून को निलंबित कर दिया गया। ये जो था ना कि आपको अरेस्ट करने के बाद 24 आवर तक के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने हाजिर करना होता है, इस कानून को ही निलंबित कर दिया गया। गांधीवादी सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो कौन सा कथन सत्य नहीं है दोस्तों? तो ये वाला कथन सत्य नहीं है कि सत्याग्रही का उद्देश्य शत्रु को परास्त करना है। बिल्कुल नहीं। सत्याग्रह का उद्देश्य कभी भी ये नहीं होता था कि शत्रु को परास्त कर ले, बल्कि ये होता था कि आप मुझे सजा देना सॉरी, मान के चलिए आपने कहा जैसे उसने ये एक्ट लगा दिया था, अब क्या करते थे कि अपने मतलब बैठे रहते थे इधर और पुलिस उसको खूब आके मारते थे। तो ये पुलिस को मारना नहीं चाहते थे बल्कि और खुद पिटाना चाहते थे। मतलब अपने आप को इतना कष्ट देना है, इतना कष्ट देना है कि सामने वाला चाहे वो राक्षस हो चाहे देवता हो उसको दया आ जाए और वो सारा काम छोड़ दे गलत काम करना। इस तरीके का था सत्याग्रही का उद्देश्य। सत्याग्रही का हथियार अहिंसा था। बिल्कुल सही बात है कि सत्याग्रह का हथियार क्या था? अहिंसा था। सत्याग्रही को अपने विश्वास पर दृढ़ रहना चाहिए। तो ये भी बात सही है कि सत्याग्रही को अपने विश्वास पर क्या रहना चाहिए? दृढ़ रहना चाहिए। सत्याग्रही को अपने शत्रुओं के प्रति कोई दुर्भावना नहीं रखनी चाहिए। ये बात बहुत सही है। बाप रे बाप, ये सोचिए, ये पॉइंट आप अगर ये मैं तो समझता हूँ कि आज के डेट में मैं अपने आसपास के माहौल या जिसको मैं जानता हूँ वो ये पॉइंट को कभी नहीं फॉलो करेगा। ये क्या कर रहा है कि सत्याग्रही वही हो सकता है कि वो अपने शत्रुओं के प्रति कोई भी दुर्भावना नहीं रखना चाहिए। मतलब कुछ भी, मतलब मैं आपको थप्पड़ से मार थप्पड़ को पीट दूं, कूट दूं और आप कोई हमारे प्रति दुर्भावना नहीं रखेंगे एक पल के लिए भी नहीं। ऐसा कैसे पॉसिबल है कि आप बिना एक पल का भी कोई दुर्भावना नहीं रखते? या कोई गाली देता है, वो एक ऊंचा आवाज में बोल देता है तो उसको तो लोग गरिया देता है, चाहे वो छोटा रहे या बड़ा। समझ रहे हैं? ये था सत्याग्रही। क्या आप लोग हैं? कौन कौन लोग हैं? जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, जरा देखें हम भी। दक्षिण अफ्रीका के निम्नलिखित में से किस रेलवे स्टेशन पर महात्मा गांधी को ट्रेन से बाहर उतार दिया गया था? कहते हैं कि यही वो घटना था पीटर मैरिट्सबर्ग में कि जिससे अंग्रेजों का मतलब गलत दिन आ गया। ना तो गांधी जी को कोई छेड़ता और ना ही गांधी जी किसी को छोड़ते, मैंने सबको छोड़ देते। गांधी जी को ये छेड़ना बहुत महंगा पड़ा। सोचिए, दक्षिण अफ्रीका के पीटर पीटर मैरिट्सबर्ग में एक टीटी आया और बोला कि आप इस हुआ क्या था इसमें कि गांधी जी ने एसी क्लास का मैंने फर्स्ट क्लास का टिकट लिए और टिकट लेके काउंटर से ट्रेन चढ़ गए। टीटी आया, बोला कि आप काले हो, आप इस ट्रेन में नहीं चढ़ोगे, उतरो। बोला क्यों भाई? और फिर इस पीटर मैट्रिपल में ढकेल दिया, मतलब ट्रेन से उतार दिया। ये गांधी जी को आ गया गुस्सा और जब गांधी जी को गुस्सा आया तो इन्होंने क्या किया? केस कर दिया और फिर जो भी हुआ कार्यक्रम हुआ वो किए और उसके बाद फिर वहां सारा गतिविधि चालू कर दिया। मतलब जैसे नटाला आसमान को खोलना, फिनिक्स आसमान सत्याग्रह, जो भी कार्य वहां था वो सारे किए और फिर वापस से 9 जनवरी 1915 को भारत आए। और फिर 1915 के बाद हम लोग ये नहीं पढ़ते हैं कि 1915 का भारतीय इतिहास का, हम लोग पढ़ते हैं कि भारत का इतिहास 1915 के बाद गांधी चरण इतिहास था, गांधीवादी इतिहास था। ये हालत करके रख दिए थे। तो आग से लोग खेल लिया तो अब क्या किया जा सकता है? गांधी जी के साथ खेल लिया।
अभी कथन है और दूसरा कारण है, तो देखते हैं क्या है कारण। इसमें पहला कह रहा है कि दक्षिण अफ्रीका में संघर्षों ने गांधी जी को राष्ट्रीय आंदोलन के नेतृत्व करने के लिए तैयार किया। बिल्कुल सही। पहले भारत पे आकर उन्होंने एक्सपेरिमेंट नहीं किया, बल्कि जो कुछ भी इंडिया में करने वाले थे या किए या करना चाहते थे, इसका सारा एक्सपेरिमेंट उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में ही कर लिया। सोचिए, दक्षिण अफ्रीका में जो अभी थोड़ी देर पहले मैं सत्याग्रह के बारे में चर्चा कर रहा था, वो दक्षिण अफ्रीका में कर लिए, बाप रे, दूसरे देश में। और फिर जब वो इंडिया में आए, उसी को अपना लिए। पहले तो वहां, तभी तो जब गांधी जी जब इंडिया में 9 जनवरी को आए थे मुंबई में, तो लोगों की हुजूम लग रहा है कि कौन इंसान आ रहा है, तो ऐसा इंसान आ रहा है जो अंग्रेजों को सिर्फ हराने आ रहा है। दक्षिण अफ्रीका में सारे अंग्रेजों को हरा दिया है, अब यहाँ रहा। वो भी हराया कैसे है? बिना कोई लाठी के, बिना कोई मतलब बहाला के, ना कोई गोली ना कोई बंदूक। मतलब एक ऐसा इंसान 1915 के बाद आपको इंडिया में पढ़ने को मिलता है जिसने कोई भी हथियार नहीं उठाया, कुछ भी नहीं, किसी को गाली तक नहीं दिया। और वो इंसान बिना हथियार के इतने बड़ी साम्राज्य को केवल और केवल 32 सालों में भगा गया। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है दोस्तों, बहुत बड़ी बात है। 32 साल में मात्र, जो सोचिए 1857 में हो गया, 1757 में सिराजुद्दौला जैसा नवाब नहीं भगा पाया, 1857 में उस वक्त कुंवर सिंह, ये सब नाना साहब, लक्ष्मीबाई, ये सब मिलकर नहीं भगा पाया। ये वो भी तलवार था, गोली बंदूक था, सब था, लेकिन 1915 में कुछ भी नहीं था इनके पास। और बिना कुछ, इसी को कहा जाता है बिना हथियार के सामने वालों को हरा देना। तो ये कोई छोटी मोटी बातें नहीं है। इन्हीं की वजह से, ऐसा करने की वजह से, जब 1948 में इनकी हत्या होता है, तो साइंस के जाने माने साइंटिस्ट, जिनका नाम क्या था, अल्बर्ट आइंस्टीन, उन्होंने कहा था इनकी मौत पर कि शायद ही आने वाले लोग इस बात को मानेंगे कि गांधी जैसा भी व्यक्तित्व वाला इंसान कभी भी इस धरती पे चला था। यानी कोई भी धरती पे गांधी जैसा सोचने वाला नहीं चला था, ऐसा आइंस्टीन ने कहा था, जो जिसको जिसको साइंस से मतलब था, राजनीतिक से मतलब नहीं था। समझ गए? इतने बड़े हस्ती थे, तो कोई छोटे मोटे इंसान नहीं है दोस्तों, गांधी जी बहुत बड़े इंसान है। तो कुछ भी अगर गांधी जी के बारे में अभद्र बात बोलते हैं, तो थोड़ा सा सोच लीजिए कि कौन थे। दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों को उग्रता को देखते हुए गांधी जी को विश्वास था कि भारतीय लोग उग्र संघर्ष और किसी उद्देश्य के लिए बलिदान के लिए तैयार हैं। देखिए दोस्तों, ये उग्रता को कैसे देखेंगे? ये संघर्ष को देख सकते थे, लेकिन उग्र संघर्ष को नहीं। ध्यान देने वाली बात है। और बलिदान के लिए तो सबको तैयार है, ये तो सत्याग्रही का ही मतलब होता है बलिदान। इसलिए ये पॉइंट गलत है, केवल सी सही है, मतलब ए सही है, आर गलत है। निम्नलिखित में से महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। मैं कहूंगा कि इस धरती पे चाणक्य के बाद, तो एंशियंट टाइम में थे, मेडाइवल में भी कोई रहे होंगे, और गोपाल कृष्ण गोखले मॉडर्न इतिहास के, मैंने अंग्रेजों के इतिहास के सबसे बेहतरीन गुरु थे। और नहीं कहते हैं कि कोई अगर शिष्य होता है तो गुरु को क्या दक्षिणा देगा? पैसे, उसका फीस? नहीं। हम तो कहेंगे कि इससे बड़ा दक्षिणा गोपाल कृष्ण गोखले को क्या मिल सकता है? इनके दो शिष्य हैं, एक का नाम है महात्मा गांधी और दूसरे का नाम है अली जिन्ना। महात्मा गांधी इंडिया के राष्ट्रपिता कहलाए, और अली जिन्ना कायदे आजम पाकिस्तान के कहलाए। मतलब इनके दो शिष्य, और दोनों एक एक देश के कायदे आजम और एक राष्ट्रपिता बन गए। ऐसे शिक्षक को सत सत प्रणाम दोस्तों। गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के भी शिक्षक थे, और मोहम्मद अली जिन्ना के भी। महात्मा गांधी भारत के वो राष्ट्रपिता बन गए, और मोहम्मद अली जिन्ना वो पाकिस्तान के कायदे आजम बन गए। समझ गए? तो इतने बड़े इस ऐसे सम्मान गोपाल कृष्ण गोखले को मिला। तो गोपाल कृष्ण गोखले भी कोई छोटे मोटे इंसान नहीं है। बिहार का वह रसोईया जिसने 1917 में भोजन विषाक्तता से हत्या के प्रयास में गांधी जी की जान बचाई थी, तब वो थे बत्तख मियाँ। देखिए, इसमें मामला क्या हुआ था बत्तख मियाँ के साथ। बत्तख मियाँ एक रसोईया था। क्या था? एक रसोईया था। तो जैसे पहुंचे गांधी जी चंपारण में, तो चंपारण में जब गांधी जी पहुंचे थे, कब? 1917 में। और भारत में कब आ गए थे? 9 जनवरी 1915 को आ गए थे। तो 1915 तक जो दक्षिण अफ्रीका में रहे, तो क्या आपको लगा कि दक्षिण अफ्रीका में जो कारनामे किए वो उनकी चर्चाएं दूर दूर तक नहीं फैल गई थी? इंडिया में चर्चाएं फैल चुकी थी, और इंडिया में भी 2 साल तक कुछ उपचाप नहीं किए, चुपचाप बैठे थे। और पहला ही अपना एक्सपेरिमेंट करने गए कहाँ? चंपारण में। तो वहाँ के जो नील नील का जो खेती करवाते थे, जो नील उद्योग के जो मालिक थे, उनको लगा कि ये इंसान आ गया तो यहाँ भी अब कुछ ना कुछ उत्पाद मचाएगा। ये कोई छोटा मोटा हस्ती थोड़ी ना। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में सब अंग्रेजों को सुधार के यहाँ पे आए हैं, थोड़ी बहुत बात थोड़ी ना।
तो उन लोगों ने क्या सोचा, मिल मालिकों ने, कि क्यों ना रसोइया को, मतलब जहाँ इनका खाना बन रहा था, क्यों ना उस खाने में जहर मिला दिया जाए और जहर मिला के इनको इनकी हत्या कर दिया जाए। ये बहुत ही आसान था। लेकिन ये काम सौंपा गया बत्तख मियाँ को, और बत्तख मियाँ जैसे बत्तख मियाँ को सौंपा गया तो इनसे रहा नहीं गया, ये काम नहीं कर पाए और गांधी जी के आके चरणों में गिर पड़े, माने गिर के बोले कि मैं मुझे कहा गया है आपके खाने में जहर मिलाने के लिए, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। और उस वक्त राजेंद्र बाबू भी थे और भी लोग, मैं ऊपर में नाम बताया था, वो सब थे। तो ऐसी कहानी हुआ था। तो आप लोग बत्तख मियाँ का कहानी याद रखिएगा। रसोईया थे इन्होंने, ये लगातार 2 बार बीपीएससी ने पूछा है, तो इस साल तो हम बिल्कुल 68 में भी ये पूछा था दोस्तों, और 69 में भी पूछा था। तो इस बात की पूरी गारंटी का इस बार नहीं पूछेगा, लेकिन आगे आने वाले 71-72 में इसकी संभावना है पूछने का। निम्नलिखित में से किसने सत्याग्रह शब्द गढ़ा था? तो पूछा कि सत्याग्रह किसने गढ़ा था? अच्छा, एक चीज और, ये जो मैंने अभी कहानी सुनाया, ये अपने मन से मन ग्रहण कहानी नहीं सुनाया, ये इसका उल्लेख किया गया था दिल्ली यूनिवर्सिटी में। दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर थे, गिरीश मिश्रा। कौन थे? गिरीश मिश्रा, ये नाम याद रखिएगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर थे, गिरीश मिश्रा। उन्होंने एक लेख लिखा था, गांधी का चंपारण संघर्ष। क्या लिखे थे? गांधी का चंपारण संघर्ष। गांधी का चंपारण संघर्ष। मैं तो कभी कभी उसी में ये बात लिखा था। हम तो कभी कभी सोचते हैं कि बत्तख मियाँ अगर मिला दिया होता जहर तो क्या होता, मतलब इंडिया में पहला ही अभियान में ही गांधी जी की मृत्यु हो जाता। यानी यानी बत्तख मियाँ ने गांधी जी को नहीं बचाया, बल्कि देश को आजाद कराया। तो हम तो कहेंगे कि बत्तख मियाँ जितना गांधी जी श्रेय हैं, उसमें से कुछ श्रेय तो बत्तख मियाँ को जाना ही चाहिए, ये तो मानना ही पड़ेगा। तो बत्तख मियाँ हम लोग के लिए आज से इम्पोर्टेंट हो गया, ठीक है। तो निम्नलिखित में से किसने सत्याग्रह शब्द गढ़ा था? तो देखिए, इसका आंसर तो आएगा महात्मा गांधी। लेकिन कहते हैं ना कि एक बड़ा इंसान को भी छोटी छोटी चीजें सिखा जाती है, महात्मा गांधी को भी छोटे छोटे बच्चे सिखा जाते हैं। तो ये क्या हुआ था, इनको प्रेरणा कहाँ से मिला कि सत्याग्रह हमको हमको शब्द करना है? तो इनका प्रेरणा मिला, इनका एक भतीजा था जिसका नाम था मगन लाल गांधी। क्या नाम था? मगन लाल गांधी। इनका एक भतीजा था, उनका नाम था मगन लाल गांधी। उन्होंने सदाग्रह बोला था, सदाग्रह, और गांधी जी ने इसको सत्याग्रह कर दिया। निम्नलिखित में से किसने कहा था कि विदेशी कपड़ों से निपटने का सबसे अच्छा तरीका विनाश है? तो वो विनाश है, रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था। यहाँ पे गांधी जी के अपोजिट में खड़े हो गए रविंद्रनाथ टैगोर, बोले कि विदेशी कपड़ों से निपटने का सबसे अच्छा तरीका विनाश है, रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था। महात्मा गांधी के राजनीतिक जीवन में निम्नलिखित घटनाओं का सही कालानुक्रम करिए। यहाँ पे मैं एक ट्रिक बता देता हूँ, उस ट्रिक से आप लोग काम करिएगा। के की याद रखिएगा, के मतलब चंपारण, ए मतलब हो गया, सी मतलब चंपारण, ए मतलब अहमदाबाद, के मतलब खेड़ा, ठीक है, खेड़ा याद रखिएगा। तो याद हो गया चेक केक। अब केक हुआ था, सी हुआ था चंपारण 1917 में। कब हुआ था? 1917 में। 1917 में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 1917 में। अहमदाबाद मिल कब हुआ था? 1918 में। 1918 में अहमदाबाद मिल हुआ था, फरवरी मार्च में हुआ था। कब हुआ था? फरवरी मार्च में हुआ था, ठीक है। और खेड़ा सत्याग्रह हुआ था 1918 में ही, लेकिन ये मार्च जून में हुआ था। कब हुआ था? मार्च जून में। और असहयोग आंदोलन हुआ था 1920 में। तो आप लोग इतना याद रखें। किसके कार्य से ने गांधीवादी अवधारणा को प्रभावित किया? किसके कार्य ने गांधीवादी अवधारणा को प्रभावित किया? तो वो कौन थे? तो वो था ऑल ऑफ द एबव। मैंने गांधी को रस्किन से भी इनको मिला था, गांधी को और थॉरो से भी मिला था, और टॉलस्टॉय से भी मिला था। रस्किन से गांधी जी ने क्या प्राप्त किया? तो शारीरिक श्रम। बोले कि शारीरिक श्रम करना जरूरी है, जो लोग बैठ के खाली खाते हैं उनको सोचना चाहिए। रस्किन से इनको पता चला। और टॉलस्टॉय से इनको पता चला कि ईश्वर का साम्राज्य आपके भीतर है, ईश्वर का साम्राज्य आपके भीतर है, ये टॉलस्टॉय से पता चला। और थॉरो से पता चला सविनय अवज्ञा, सविनय अवज्ञा, सविनय अवज्ञा इनको कहाँ से प्राप्त हुआ? तो थॉरो की बुक से, थॉरो की बुक से। रस्किन की बुक से इन्होंने शारीरिक श्रम सीखा, और टॉलस्टॉय की किताब से ईश्वर 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 का साम्राज्य आपके भीतर है सीखा। निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन गांधी जी से संबंधित नहीं है? तो देख लेते हैं। स्वदेशी आंदोलन 1905 में हुआ था, खिलाफत आंदोलन 1919 में हुआ था, ठीक है।
और व्यक्तिगत 1940 में हुआ था, रॉलेट भी 1919 में हुआ था। तो ये सब में तो गांधी जी थे ही, इसमें नहीं थे, स्वदेशी आंदोलन में। उस वक्त तो दक्षिण अफ्रीका में तबाही मचा रहे थे। 1917 ईस्वी में चंपारण सत्याग्रह से कौन संबंधित नहीं था? तो चंपारण सत्याग्रह से कौन संबंधित नहीं था दोस्तों? तो राम मनोहर लोहिया ये चंपारण सत्याग्रह से शामिल नहीं थे। बाकी जेपी कृपलानी, राजकुमार शुक्ल और राजेंद्र प्रसाद, ये तीनों ही, जेबी कृपलानी, राजकुमार शुक्ल और राजेंद्र प्रसाद, ये तीनों ही संबंधित थे। निम्नलिखित में से कौन सा चंपारण सत्याग्रह का एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण पहलू था? तो वो महत्वपूर्ण पहलू था कि बागान फसलों और वाणिज्यिक फसलों की खेती में भारी कमी। निम्नलिखित में से कौन सा चंपारण सत्याग्रह का एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण पहलू था? तो बागान फसलों और वाणिज्यिक फसलों की खेती में भारी कमी। चंपारण आंदोलन मुख्यतः इसके खिलाफ था। तो किसके खिलाफ था दोस्तों? तो नकदी फसल, आपको पता था ना, नील की खेती के लिए, तो वो नकदी फसल चंपारण आंदोलन। निम्नलिखित में से कौन फरवरी 1918 में यूपी किसान सभा के गठन से जुड़ा नहीं था? तो वो कौन जुड़ा नहीं था? तो वो जवाहरलाल नेहरू 1918 के फरवरी में यूपी किसान सभा से जुड़े नहीं थे। बाकी इंद्र नारायण द्विवेदी यूपी किसान सभा से जुड़े थे, गौरी शंकर प्रसाद भी जुड़े थे और मदन मोहन मालवीय भी जुड़े हुए थे। एक सन्यासी, अब देखिए, एक फिजी में क्या हुआ था, फिजी में बंधुआ मजदूर था, वो फंस गया था, जिसको बंधुआ मजदूर को गिरमिटिया मजदूर भी कहा जाता है। कभी कभी बंधुआ मजदूर की जगह पे आप लोग को क्या आ जाएगा, गिरमिटिया मजदूर भी आ जाएगा, के रूप में कुछ समय बिताने के बाद उस जिले में आया था। अपने पीठ पर तुलसीदास रामायण की एक प्रति लेकर आया, जिससे वह ग्रामीण श्रोताओं को छंद सुनाता था, माने सुनाता था। यहाँ की जिस किसान नेता की उल्लेख किया जा रहा है वो कौन है? वो बाबा रामचंद्र हैं। वो कौन है? बाबा रामचंद्र हैं। ठीक है। अब ये क्या हुआ ना दोस्तों कि पीठ कह रहा है कि अपनी पीठ पर तुलसीदास रामायण की एक प्रति लाया। अब कोई इनके पास नहीं आता था तो क्या करते थे, उसी तुलसीदास के रामायण का प्रति पढ़ के सबको सुनाता था। तो सारे लोग इनके सामने भीड़ इकट्ठा कर लेते थे। तो भीड़ जमाने का ये भी एक कारण था। फिजी से आए थे, गिरमिटिया मजदूर थे। स्वामी सहजानंद सरस्वती निम्नलिखित में से किससे संबंधित थे? तो किससे संबंधित थे आप ही बताइए। देखिए, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने बहुत सारा किताब लिखा था। और कौन से किताब लिखे थे? तो आपको याद रखना चाहिए कि झारखंड के किसान लिखे एक किताब है ये सब, झारखंड के, क्योंकि ये किसान आंदोलन से संबंधित थे, आदिवासी आंदोलन नहीं, मजदूर आंदोलन नहीं, ये किसान आंदोलन से संबंधित थे, जातीय आंदोलन भी नहीं। ठीक है ना। तो ये किताब लिखे कि झारखंड के किसान, कौन सा किताब लिखे? झारखंड के किसान। हुंकार पत्रिका भी पटना से प्रकाशित किए। कौन सा पत्रिका? तो हुंकार पत्रिका भी प्रकाशित किए। फिर किसान क्या करे, किसान क्या करे भी उन्होंने लिखे। क्या लिखे? किसान क्या करे। फिर किसानों की दुर्दशा भी लिखे, किसानों की दुर्दशा भी उन्होंने लिखा, किसानों की दुर्दशा। तो आप लोग याद रखिए स्वामी सहजानंद से संबंधित कि झारखंड के किसान क्या करे, किसानों की दुर्दशा, और हुंकार पत्रिका इन्होंने किया। और 1928 में, अभी इनके बारे में थोड़ा सा कहानी सुनाता हूँ। तो 1928 की कहानी है दोस्तों कि बिहटा में इन्होंने किसान किसान के लिए कुछ संगठन बनाया, लेकिन ये असफल रह गया। लेकिन इससे घबराए नहीं, और 1929 में आज भी देखिए सोनपुर में मेला लगता है। तो वही 1929 में सोनपुर मेला में प्रांतीय किसान सभा बना दिए। क्या बना दिए? प्रांतीय किसान सभा। शुरू कब किए थे प्रांतीय किसान सभा बनाने का? 1928 में, असफल हो गया। अगले साल 1929 में किसी ने बताया कि जाइए जी सोनपुर में मेला लग रहा है और बहुत लोग आएगा, और किसान ही लोग आता है, क्योंकि गाय भैंस कौन खरीदेगा, किसान ही लोग खरीदेगा, जाइए जाइए वहां। फिर वहां चले गए, और ये जुड़े हुए हैं स्वामी सहजानंद सरस्वती बकासत आंदोलन से भी। कौन सा आंदोलन से? बकासत आंदोलन से भी। और ये आंदोलन कब हुआ था? 1937 से 38 में। बकासत आंदोलन 1937 से 38 में हुआ। अखिल भारतीय ट्रेड कांग्रेस, इसी को कहा जाता है एटक। क्या कहा जाता है? एटक, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? लाला लाजपत राय, ये प्रथम अध्यक्ष थे। ठीक है, ठीक है। और उपाध्यक्ष कौन थे? अगर कोई पूछे कि उपाध्यक्ष भी बता ही दीजिए लगले, तो उपाध्यक्ष बताइएगा जोसेफ जोसेफ बैप्टिस्टा थे। कौन थे? जोसेफ बैप्टिस्टा थे। और कोई महासचिव के भी बारे में पूछेगा तो महासचिव बताइएगा जमना लाल बजाज थे। महासचिव कोई पूछे तो बताइएगा जमना लाल बजाज थे। ठीक है।
फिर से मैं ये तीनों पॉइंट याद कर देता हूँ। एटक जो कि 1920 में स्थापना हुआ था, जिसके अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय, उपाध्यक्ष थे जोसेफ बैप्टिस्टा और महासचिव थे जमनालाल बजाज। बैप्टिस्टा थे। ये 3 पॉइंट याद रखिएगा। हाँ रखिएगा, जरूर रखिएगा। और 1920 में ये बनाया गया था एटक को। 31 अक्टूबर 1920 को बनाया गया था। कब बनाया गया था? 31 अक्टूबर 1920 को बनाया गया था। और ये एन.एम. जोशी हैं, इसके संगठन के निर्माण में सहयोग दिए थे। इस संगठन के निर्माण में एन.एम. जोशी मदद किए थे। रॉलेट सत्याग्रह के संदर्भ में आप लोग को सही उत्तर चुनने कह रहा है, तो बताइए रॉलेट एक्ट के बारे में। इसमें से 2 पॉइंट दोस्तों सही है। कह रहा है कि रॉलेट एक्ट राजद्रोह समिति की सिफारिशों पर आधारित थी। सही बात है। राजद्रोह एक समिति बनाया गया था, जिस समिति की सिफारिश पर रॉलेट एक्ट लाया गया था। रॉलेट एक्ट में गांधी जी ने होम रूल लीग का उपयोग करने की कोशिश की। रॉलेट एक्ट में गांधी जी ने होम रूल लीग का उपयोग करने की कोशिश की थी, तो ये पॉइंट भी सही है। ये पॉइंट गलत है कि साइमन कमीशन के आगमन के खिलाफ प्रदर्शन रॉलेट सत्याग्रह के साथ हुआ। साइमन कमीशन दोस्तों 1928 में आया था। कहाँ 1928? और रॉलेट एक्ट कहाँ 1919? तो दोनों में आसमान जमीन का फर्क है, तो ये गलत है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने रॉलेट एक्ट के विरोध किया, क्योंकि इसका क्या उद्देश्य था जिसकी वजह से विरोध किया? तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करना इसका उद्देश्य था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने रॉलेट एक्ट का विरोध किया क्योंकि इसका उद्देश्य था व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करना। रॉलेट सत्याग्रह के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और विचार करने के बाद उपयुक्त कथन में से कौन से सही हैं ये बताइए। तो इसमें से दोनों ही दोस्तों सही है कि रॉलेट सत्याग्रह ब्रिटिश सरकार के खिलाफ पहला अखिल भारतीय संघर्ष साबित हुआ। हालांकि यह बड़े पैमाने पर शहरों तक ही सीमित था। तो ये भी बात सही है कि रॉलेट सत्याग्रह ब्रिटिश सरकार के खिलाफ पहला अखिल भारतीय संघर्ष साबित हुआ। हालांकि यह बड़े पैमाने पर शहरों तक ही सीमित था। रॉलेट सत्याग्रह रॉलेट अधिनियम अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मौलिक अधिकारों पर अंकुश लगाया और पुलिस शक्तियों को मजबूत किया। तो ये भी पॉइंट क्या है? सही है दोस्तों। दूसरा पॉइंट भी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जालियांवाला बाग हत्याकांड से ठीक पहले कौन सी महत्वपूर्ण घटना घटी थी? तो वो कौन सी महत्वपूर्ण घटना घटी थी? रॉलेट एक्ट अधिनियम क्यों घटी थी? क्योंकि ये 1919 में आया था, मार्च में आया था। ठीक है। और इसके लिए 6 अप्रैल, देखिए यही तो कारण बना था जो जालियांवाला बाग का हत्याकांड बना। देखिए रॉलेट एक्ट 1919 मार्च में आ गया था, और इसके लिए क्या हुआ मार्च में आया 1919 में, और 6 अप्रैल 1919 को गांधी जी ने देशव्यापी हड़ताल कर दिया। क्या कर दिया? गांधी जी ने देशव्यापी हड़ताल, और सफेदों किचलू को और उनके ठोर थे, सफेदों किचलू थे और वो कौन थे, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। और उनकी गिरफ्तारी के लिए आप लोग को पता होगा जलियांवाला बाग में सब लोग कुछ लोग इकट्ठे आए थे, और ये रूमर फैल गया था उस शहर में, अमृतसर में, कि यहाँ के लोग मीटिंग करने वाले हैं। लेकिन वहाँ एक बैसाखी का पर्व चल रहा था। उस बैसाखी के पर्व में दोपहर में लोग वहाँ पे, अप्रैल, देखिए गर्मी का महीना आ गया था अप्रैल में। कब? 13 अप्रैल को घटना हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग का घटना हुआ था। और 13 अप्रैल में तो गर्मी आ जाता है, तो लोग वहाँ पानी पीने, क्योंकि वहाँ कुआं था पानी पीने के लिए, वहाँ जल स्रोत था, तो उन लोग पानी पीने के लिए और थोड़ा विश्राम करने के लिए उस बाग में आ गया। और ये बात किसी ने बता दिया, जनरल डायर को और माइकल ओ डायर को, और दोनों ने इसको, आया जनरल डायर और गोली चलाने का आदेश दे दिया। और फिर आप लोग को कहानी आगे पता है, मैं बताऊंगा नहीं। ये हो गया था मामला, क्योंकि सेकंड क्वेश्चन भी 37 भी वही है ये। अब क्या है ना, इससे ये पता चल गया। आइए देखिए, असहयोग आंदोलन तो आपको पता है कि 1920 में हुआ था, और कॉमुनल अवार्ड ये हुआ था 1932 में। और साइमन कमीशन कब आया था? 1928 में आया था साइमन कमीशन। साइमन कमीशन कब आया था? 1928 में। ठीक है। तो इसीलिए कहा जाता है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड से ठीक पहले रॉलेट एक्ट का अधिनियम आया था, और रॉलेट एक्ट का ही अधिनियम जालियांवाला बाग का एक आधार बनता है दोस्तों। अमृतसर की जालियांवाला बाग भीड़ का नरसंहार 13 अप्रैल 1919 को हुआ। यह अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया था। ठीक है, 13 अप्रैल 1919 को रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड का त्याग कर दिया। तो हाँ, ये बात सही है, उनको बहुत बुरा लगा था। कारण था कि वह असहयोग आंदोलन में भाग लेना चाहते थे। तो ये कारण नहीं था दोस्तों, ये कारण नहीं था। यहाँ तो ऑप्शन में बताया जा रहा था असहयोग आंदोलन में भाग लेना चाहते थे, नहीं चाहते थे ना। एनीवे, थोड़ा सा चेक कर लिया। पहला स्टेटमेंट तो इसमें सही है दोस्तों। नीचे दिए गए कोड में अब इसको सही कालानुक्रम में सजाने कह रहा है। तो जालियांवाला बाग का हत्याकांड आप लोग को पता होगा 13 अप्रैल 1919 को। कब हुआ था?
13 अप्रैल 1919 को हुआ था। और सत्यपाल किचलू, सत्यपाल को, डॉक्टर सत्यपाल को और किचलू को, सफीदुन किचलू दो वो थे, डॉक्टर सत्यपाल थे और एक था सफीदुन किचलू, इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया था 9 अप्रैल 1919 को। कब किया गया था? 9 अप्रैल 1919 को। फिर से मैं बता देता हूँ, 1919 में, मार्च के 1919 में रॉलेट एक्ट आया। इसके वजह से 6 अप्रैल को, कब? 6 अप्रैल को, मात्र 6 अप्रैल को तब गांधी जी ने देशव्यापी हड़ताल कर दिया। और इसी की वजह से, इसी हड़ताल में कुछ लोगों को 9 अप्रैल को रॉलेट एक्ट के तहत पे, इसी अधिनियम के तहत पे डॉक्टर सत्यपाल और सफीदीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया। और इस 4 दिन के बाद यानी 13 अप्रैल को लोग अमृतसर के जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए थे और फिर दनादन गोली चलवा दिया गया। और अमृतसर कांग्रेस अधिवेशन 1919, अमृतसर का कांग्रेस अधिवेशन 1919 हुआ जब ये सब घटना घट गया। ये दिसंबर 1919 में वार्षिक एनुअल कांग्रेस का अधिवेशन होता है 1919 में। तो इसको क्रम में सजा लीजिएगा आप लोग, मैंने डेट भी बता दिया है। जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने वायसराय की कार्यकारी परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था? तो वो इस्तीफा दे दिया था शंकरन नायर ने दे दिया था। जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने वायसराय की कार्यकारी परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया? तो शंकरन नायर ने। कोई भी सरकार सम्मान के हकदार नहीं है जो अपनी प्रजा की स्वतंत्रता को कमतर समझती है। उपरोक्त कथन किसके द्वारा कहा गया है दोस्तों? तो ये जो उपरोक्त कथन है वो महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया है। और ये किसके दौरान कहे थे? ये जालियांवाला बाग का जो कांड हुआ था उसके उसके दौरान कहे थे कि कोई भी सरकार सम्मान का हकदार नहीं है जो अपनी प्रजा की स्वतंत्रता को कमतर समझती है। हंटर आयोग के बारे में बताना कि बिकारी जांच समिति, हंटर आयोग को कौन सी जांच समिति माना जाता है? तो बिकारी जांच समिति के संबंध में सत्य कथन को पूछ रहा है कि कौन सा सत्य कथन है। तो इसमें से दोनों नहीं है दोस्तों हंटर आयोग का सत्य कथन। पहला कह रहा है कि हंटर आयोग का संबंध किससे है? तो जालियांवाला बाग कांड से है, जालियांवाला बाग कांड से है। दूसरा, चिमनलाल और चिमनलाल हरिलाल सीतलवार, चिमनलाल हरिलाल सीतलवार, पंडित जगत नारायण और साहिबजादा सुल्तान अहमद खान इस आयोग में शामिल थे। इस आयोग में कौन कौन शामिल थे? तो चिमनलाल हरिलाल सीतलवार। हंटर आयोग में कौन कौन शामिल थे? तो चिमनलाल हरिलाल सीतलवार, पंडित जगत नारायण और साहिबजादा सुल्तान अहमद खान थे। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं कि पूना पैक्ट के संबंध में असत्य कथन को चिन्हित करें। तो असत्य कथन पूना पैक्ट के संबंध में क्या हो जाएगा? ये होगा कि पूना पैक्ट पर, ये जो पूना पैक्ट हुआ था उसमें गांधी जी एवं अंबेडकर जी के ने हस्ताक्षर किया था। नहीं, अंबेडकर जी ने तो किया था लेकिन गांधी जी ने नहीं किया था। इनके जगह पे मदन मोहन मालवीय ने किया था। कौन किया था? मदन मोहन मालवीय ने। और ये जो हस्ताक्षर है वो कब हुआ था? ये हस्ताक्षर 24 सितंबर 1932 को हुआ था। कब हुआ था पूना पैक्ट? तो 24 सितंबर 1932 को, 24 सितंबर 1932 को होता है पूना पैक्ट। और गांधी जी और गांधी जी नहीं थे, मदन मोहन मालवीय और अंबेडकर थे। पूना, ये पॉइंट गलत था इसलिए सही होगा। पूना पैक्ट को कम्युनल अवार्ड के उद्देश्य को असफल कर दिया। तो हाँ, ये बात सही है कि पूना पैक्ट जो था वो कम्युनल अवार्ड को उद्देश्य को असफल कर दिया। ठीक है। पूना पैक्ट द्वारा दलित वर्ग के लिए आरक्षित सीटों की संख्या में वृद्धि की गई। तो ये भी पॉइंट क्या है? सही है। पूना पैक्ट द्वारा दलित वर्ग के आरक्षित सीटों की संख्या में वृद्धि की गई। पैक्ट के लिए गांधी जी मरणोपर्यंत उपवास का निश्चय किया था। तो ये भी बात सही है कि पैक्ट के लिए गांधी जी मरणोपर्यंत उपवास का निश्चय किया था। और ये कौन से जेल में किए थे? उस वक्त ये जेल में थे गांधी जी, यरवदा जेल में थे। ठीक है। और भूख हड़ताल पे चले गए, तब जाके आए थे भीमराव अम्बेडकर। निम्नलिखित में से किसने खिलाफत आंदोलन शुरू किया था? तो जो खिलाफत आंदोलन है वो शुरू किया था शौकत अली ने, मोहम्मद अली ने और अब्दुल कलाम आजाद ने। तो खिलाफत आंदोलन किसने किसने शुरू किया? तो अब्दुल कलाम आजाद ने, अबुल कलाम आजाद ने, मोहम्मद अली ने और शौकत अली ने। और ये खिलाफत आंदोलन कब हुआ? तो 1919 में। कब हुआ था? 1919 में चालू हुआ था। निम्नलिखित में से आप लोग को बताना है कि आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था और सही उत्तर चुनने कह रहा है कि सही उत्तर चुनिए। तो देखिए सही उत्तर क्या है। इसमें से 1 और 4 सही है, 2 और 3 दोनों ही गलत है। क्या गलत है देख लीजिएगा। सही वाला बता देता हूँ क्योंकि भारत के खिलाफत आंदोलन के बारे में देखिए।
गलत पहले वाला देख लीजिए, नहीं शुरू से देखते हैं। भारत के मुसलमानों में ब्रिटिश विरोधी भावनाएं जगाना, तो ये सही बात है कि भारत के मुसलमानों में ब्रिटिश विरोधी भावनाएं जगाना था। इसमें मुस्लिम समाज में सुधार की बात नहीं आ रहा था। पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की मांग करना और खिलाफत को बनाए रखना ये भी सही नहीं है, लेकिन ऑटोमन साम्राज्य को बचाना और खलीफा को बनाए रखना ये सही है। जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद कांग्रेस द्वारा किसके नेतृत्व में जांच आयोग का गठन किया गया? तो वो किया गया मदन मोहन मालवीय के द्वारा। किनके द्वारा? मदन मोहन मालवीय के द्वारा। जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद कांग्रेस द्वारा किसके नेतृत्व में जांच आयोग का गठन किया गया? तो मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा। सॉरी, मैंने गलत बता दिया, मोहम्मद अली जिन्ना नहीं, मदन मोहन मालवीय द्वारा। मदन मोहन मालवीय द्वारा जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद कांग्रेस द्वारा जांच आयोग का गठन किया। और इस आयोग में मदन मोहन मालवीय तो थे ही अध्यक्ष, लेकिन गांधी जी भी शामिल थे। गांधी जी थे, मोतीलाल नेहरू भी थे, जवाहरलाल नेहरू, नेहरू नहीं बल्कि मोतीलाल नेहरू थे, गांधी जी थे, और कौन थे? चित्तरंजन दास भी थे, और कौन थे? जयकर भी थे, और तैयब जी थे, बदरुद्दीन तैयब जी थे। कौन थे? तैयब जी, ठीक है, तैयब जी। तो आप लोग इतना याद रखिएगा। 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में निम्नलिखित में से किसने असहयोग प्रस्ताव पेश किया? 1920 में जो असहयोग प्रस्ताव पेश किया गया राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में, वो कौन थे? तो वो थे सी आर दास। 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में निम्नलिखित में से किसने असहयोग प्रस्ताव पेश किया? तो सी आर दास। देखिए, एक हुआ था सितंबर 1920 में अधिवेशन, और एक हुआ था दिसंबर 1920 में। सितंबर 1920 में स्पेशल अधिवेशन हुआ था, और दिसंबर 1920 में एनुअल अधिवेशन हुआ था। और इसमें चित्तरंजन दास ने क्या किया था कि इस असहयोग प्रस्ताव को विरोध किए थे, और यही चित्तरंजन प्रसाद दिसंबर 1920 में इसी असहयोग आंदोलन को प्रस्ताव को इन्होंने ही पेश किया था। ठीक है, तो इतनी बात आप लोग को याद रखना है। असहयोग आंदोलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो बताना है कि अशोक असहयोग आंदोलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो डी ऑप्शन सही नहीं है। असहयोग आंदोलन के बारे में कि मोहम्मद अली जिन्ना ने इस आंदोलन का समर्थन किया था, नहीं, असहयोग आंदोलन प्लस खिलाफत आंदोलन का विरोध किया था। मोहम्मद अली जिन्ना ने दो आंदोलन को विरोध किया था, एक असहयोग आंदोलन हो गया और खिलाफत आंदोलन का भी विरोध किया था। अगला क्वेश्चन, इसमें एक पॉइंट और देख लीजिए सहयोग आंदोलन से कि यह आंदोलन की अवधि 1920 से 1922 तक रही थी। हाँ, इस आंदोलन की अवधि कब से कब तक रही थी? 1920 से 1922 तक रही थी। एक वर्ष के भीतर स्वराज की प्राप्ति इसके आदर्श वाक्य थे। इसके आदर्श वाक्य, इस आंदोलन के आदर्श वाक्य क्या थे? तो एक वर्ष के भीतर स्वराज की प्राप्ति। इसमें बहिष्कार का कार्यक्रम शामिल था, इसमें बहिष्कार का भी कार्यक्रम क्या था? शामिल था। शहरों के असहयोग आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो वो कौन सा कथन सही नहीं है? तो 1 और 3 सही नहीं है, बाकी 2 सही है दोस्तों। ठीक है, मद्रास की जस्टिस पार्टी ने परिषद के चुनावों का हमेशा बहिष्कार किया था, ये पॉइंट बिल्कुल सही है। 50 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और गलत कथन के बारे में आपको चयन करना है। किसके परिणाम स्वरूप? तो असहयोग आंदोलन के परिणाम स्वरूप। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा गलत कथन में? गलत कथन कौन हो जाएगा? तो ये गलत कथन दोस्तों डी है कि ब्रिटिश सरकार का भारतीयों को राजनीतिक रियायतें देने की इच्छा थी। बिल्कुल भी उसकी इच्छा नहीं थी दोस्तों, नहीं थी दोस्तों। पहला पॉइंट सही है कि कांग्रेस का पहली बार जन आंदोलन बनना, असहयोग आंदोलन जो था ये कांग्रेस का पहली बार जन आंदोलन बन गया। हिंदू मुस्लिम एकता का विकास हुआ, लोगों के मन में ब्रिटिश सत्ता का डर दूर होने लगा। लोगों के मन में ब्रिटिश सत्ता का डर दूर होने लगा था इस असहयोग आंदोलन से। निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी कानूनी प्रैक्टिस छोड़ दी थी? तो वो कौन कौन थे जो छोड़ दी थी? तो चित्तरंजन दास ने तो छोड़ दिया था इस ऑप्शन के हिसाब से, और भी थे। एक थे मोतीलाल नेहरू, वो भी छोड़ छाड़ के आ गए कि आज हमको असहयोग आंदोलन करना है। राजेंद्र प्रसाद भी आ गए थे, राजेंद्र प्रसाद भी आ गए थे छोड़ के। जवाहरलाल नेहरू भी आ गए थे छोड़ के। वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल भी आ गए थे छोड़ के। फिर विट्ठल भाई पटेल, इनके भाई ही थे विट्ठल भाई पटेल, दोनों पटेल बंधु आ गए थे छोड़ के। फिर हुआ क्या हुआ? ये असहयोग आंदोलन रद्द कर दिया गया। असहयोग आंदोलन के स्थगन से संबंधित घटनाओं का सही क्रम जानने। तो देखिए इसमें क्या हुआ था मामला। जैसे असहयोग आंदोलन चल रहा था
तो कुछ गांव के लोग जो हैं वो एक पुलिस थाने के बगल से गुजर रहे थे नारेबाजी लगा के। और जैसी नारेबाजी लगा के घूम रहे थे तो पुलिस वालों ने उनको रोका, बोला कि मत लगाओ नारा, लेकिन और भी ज्यादा नारेबाजी कर दिए। इस वजह से पुलिस को गुस्सा आ गया और ग्रामीणों को पीट दिए। अब ग्रामीण लोग आ गए घर पे। अब जब गांव पे आ गए तो फिर बताया, पूछा गांव वाला, अरे तुमको कौन मार दिया, अरे मुंह फुला दिया मार के। तो बोला कि अरे भाई पुलिस वाला लोग मार दिया। तो बोला कि अच्छा चलो। तो फिर गया और उस पुलिस थाने को मतलब छेक लिया। तो पुलिस वाले डर गए और अंदर में ही रूम लगा के बंद हो गए। तो बाहर से लोगों ने उसको, उस थाने को ही आग लगा दिया। और ये घटना की वजह से ही असहयोग आंदोलन को स्थगन कर दिया गया। तो यही पूछ रहा है कि इसमें कोड कौन सा, मतलब किस पहले क्या क्या घटना हुआ था, यही पूछा जा रहा है आपसे। तो इसके सही जवाब कैसे कैसे होंगे होंगे तो जरा देखिए। सबसे पहले मैंने क्या बताया कि चौरी चौरा में पुलिस द्वारा गोलीबारी, ये पहले नहीं हुआ था। चौरी चौरी पुलिस द्वारा गोलीबारी, हिंसक भीड़ द्वारा पुलिस थाने में आग लगाना, गांधी जी, एक सेकंड, हाँ, ये कहाँ गया, हाँ, तो हिंसक भीड़ द्वारा पुलिस थाने में जो आग लगाया गया, वो आग लगाया गया था 4 फरवरी 1922 को। कब आग लगाया गया? 4 फरवरी 1922 को। और गांधी जी द्वारा स्थगन कर दिया गया 12 फरवरी 1922 को, ठीक है। और इसके बाद बाकी देखिए, सबसे पहले पुलिस द्वारा गोलीबारी भी, माने मारा पीटा भी गया था, गोलीबारी भी कर दिया गया था। तो सबसे पहले क्या होगा कि गोलीबारी पुलिस के द्वारा किया गया। और उसके बाद हिंसक भीड़ ने पुलिस के थाने को आग लगा दिया। तो दूसरा नंबर पे ये आएगा। और तीसरा नंबर पे गांधी जी द्वारा आंदोलन को स्थगित करना। और चौथे नंबर पे गांधी जी को गिरफ्तार करना। तो ये क्रम से ही शामिल है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा। महात्मा गांधी ने 1922 में असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया। तो क्या यह बात सही है? 1922 में स्थगित कर दिया? तो कौन नहीं जानता, सभी तो कर दिया स्थगित। 5 फरवरी को स्थगित किया था दोस्तों, ठीक है। स्थगन का विरोध चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने किया। तो बिल्कुल सही है, भड़क गए थे दोनों, लेकिन कारण नहीं है किस वजह से उन्होंने विरोध किया था। तो 53 का आंसर हो गया बी। निम्नलिखित में से किस कारण से भारत में स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी? किस कारण से स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी? तो ये हुआ था, एक और दो कारण है कि गांधी जी द्वारा सहयोग आंदोलन वापस लेना, ब्रिटिश सरकार द्वारा दमन करना। जैसे ब्रिटिश सरकार द्वारा दमन कर रहे थे, इसी वजह से स्वराज पार्टी की स्थापना किया गया। लेकिन भारतीयों का मानना था कि उन्हें प्रशासन का अनुभव होना चाहिए। नहीं, ये स्वराज पार्टी इसलिए बनाए थे कि 1919 में जो भारत शासन अधिनियम आया था, उसके तहत चुनाव होना था। और उस चुनाव में इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना था। तो प्रशासन का अनुभव लेने के लिए नहीं, बल्कि ब्रिटिश की नीतियों को विरोध करना चाहते थे, जो गलत गलत नीतियां बनाते, उसी का विरोध करना चाहते थे। तो इसलिए वो पॉइंट गलत हो गया। स्वराज पार्टी का गठन निम्नलिखित द्वारा किया गया था। किनके किनके द्वारा किया गया था? तो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू द्वारा। और स्वराज पार्टी का गठन जो है 1 जनवरी 1923 को इलाहाबाद में किया गया था। कहाँ किया गया था? इलाहाबाद में किया गया था। तो स्वराज पार्टी का गठन 1 जनवरी 1923 को इलाहाबाद में किनके द्वारा? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा। और स्वराज दल की स्थापना किसने की? तो स्वराज दल की स्थापना बिहार में श्री कृष्ण सिंह ने की। बिहार में स्वराज दल की स्थापना किसने की? तो श्री कृष्ण सिंह ने। 57 नंबर, निम्नलिखित घटनाओं का सही कालानुक्रम सजाइए। लखनऊ समझौता कब होता है दोस्तों? 1916 में। स्वराज पार्टी का गठन कब होता है? 1923 में। जालियांवाला बाग का हत्याकांड कब होता है? 1919 में। बाल गंगाधर का मृत्यु कब होता है? 1 अगस्त 1920 को। बाकी आप लोग क्रम मिला लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए 58 नंबर क्वेश्चन, कि 58 नंबर क्या कह रहा है कि कांग्रेस ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया। सही है। साइमन कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य नहीं थे, इसलिए तो विरोध किया था। तो ये दोनों ही पॉइंट सही है। साइमन कमीशन के बारे में निम्नलिखित कथनों पे कौन सा कथन सत्य है? तो देख लीजिए कौन सा कथन सत्य है। इसमें से सारे के सारे पॉइंट क्या है? सही है। साइमन कमीशन के बारे में कि साइमन कमीशन क्यों आया था? क्योंकि 1919 के अधिनियम के कामकाज की जांच के लिए आया था। जो 1919 में अधिनियम आया था, उसी को जांच करने के लिए नियुक्त किया गया था। और इसके अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो जॉन साइमन कर रहे थे। इन्हीं के नाम पे साइमन कमीशन बोला गया। और इसने सरकार को संघीय स्वरूप की सिफारिश की थी। इसमें क्या सिफारिश किया गया? तो संघीय स्वरूप की सिफारिश की। भारतीय नेताओं ने कमीशन का विरोध किया। भारतीय नेताओं ने तो कमीशन को बहुत विरोध किया। साइमन कमीशन की सिफारिश के संबंध में, साइमन कमीशन की सिफारिश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो वो इसमें से कौन सा कथन सही है दोस्तों? तो ये पहला सही है कि इसने
प्रांतों में द्वैध शासन की जगह उत्तरदायी सरकार की सिफारिश की। साइमन कमीशन ने क्या सिफारिश की दोस्तों? तो प्रांतों में द्वैध शासन की जगह उत्तरदायी सरकार की सिफारिश की। इसमें आप देखिए कौन सा स्टेटमेंट सही है। कहा है 1932 में गांधी जी ने अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग की स्थापना की थी क्या? तो हाँ जी की थी। 1932 में गांधी जी ने अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग की स्थापना की थी। तो ये पॉइंट तो सही है। दूसरा पॉइंट भी सही है कि इस संगठन का नाम परिवर्तित कर हरिजन सेवक संघ कर दिया गया। तो ये पॉइंट भी सही है कि हरिजन सेवक संघ किसको परिवर्तन करके कर दिया गया? तो अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग को कर दिया गया। अगला प्रश्न देख लेते हैं, कह रहा है नेहरू रिपोर्ट के बारे में। नेहरू रिपोर्ट 1928 द्वारा निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान अनुशंसित हैं? तो वो कौन से प्रावधान हैं? तो 2 और 3 प्रावधान हैं। कह रहा है नेहरू रिपोर्ट में अल्पसंख्यकों के लिए सीटों के आरक्षण से संयुक्त निर्वाचन मंडल, क्या ये है? तो हाँ है। नेहरू रिपोर्ट में ये बात किया गया था कि अल्पसंख्यकों के लिए सीटों के आरक्षण से संयुक्त निर्वाचक होगा। संविधान में भारत के लोगों के लिए मौलिक अधिकारों का प्रावधान है। तो ये भी बात सही है कि संविधान में भारत के लोगों के लिए मौलिक अधिकारों का प्रावधान है, लेकिन भारत की पूर्ण स्वतंत्रता की मांग नहीं किया गया था। इसमें भी मतलब डोमिनियन स्टेट की बात किया जा रहा था। और ये नेहरू रिपोर्ट क्यों आया था? तो एक बर्किन हेड नाम के इंसान है जो ब्रिटेन में थे, तो उन्होंने चैलेंज किया कि अगर इतना ही भारतीय लोग तेज तराज है तो वो अपना संविधान खुद बना ले। तो मोतीलाल नेहरू ने चैलेंज को एक्सेप्ट किया और बना डाला। उसी को मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। अब कह रहा है कि नेहरू रिपोर्ट का मसौदा डैश की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा तैयार किया गया और विषय था, क्या विषय था? तो इसमें आंसर जो होगा वो होगा ML नेहरू, मोतीलाल नेहरू, भारत में संवैधानिक व्यवस्था। नेहरू रिपोर्ट का मसौदा मोतीलाल नेहरू ने तैयार किया और की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा तैयार किया गया था और विषय था भारत में संवैधानिक व्यवस्था। निम्नलिखित में से नेताओं में से किसने 1921 के अहमदाबाद अधिवेशन में कांग्रेस के लक्ष्य के रूप में पूर्ण स्वतंत्रता को अपनाने का प्रस्ताव रखा था? तब वो रखा था हजरत मोहानी। कौन रखे थे? हजरत मोहानी। निम्नलिखित नेताओं में से किसने 1921 के अहमदाबाद अधिवेशन में कांग्रेस के लक्ष्य के रूप में पूर्ण स्वतंत्रता को अपनाने का प्रस्ताव रखा था? तो हजरत मोहानी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वतंत्रता प्रस्ताव किस अधिवेशन में पारित किया गया? तो वो पारित किया गया 1929 ईस्वी के लाहौर में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वतंत्रता प्रस्ताव किस अधिवेशन में पारित किया गया? तो 1929 ईस्वी लाहौर में। और ये 1929 के लाहौर में 31 दिसंबर को हुआ था। कब हुआ था? 31 दिसंबर को। कौन सी नदी के तट पर? तो रावी नदी के तट पर। ठीक है। अगला, स्वराज पार्टी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन के बारे में बताइए। तो इसमें से जो सही कथन कौन कौन है जो जरा देखते हैं। पहला कह रहा है कि चितरंजन दास ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया और कांग्रेस के खिलाफ स्वराज पार्टी के गठन की घोषणा की। तो कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी की गठन की घोषणा की। तो ये तो सही लग रहा है। दूसरा कह रहा है कि मोतीलाल नेहरू और MA अंसारी परिवर्तनवादी के रूप में जाने जाते थे, जबकि वल्लभ भाई पटेल और अजमल खान आप परिवर्तनवादी के रूप में जाने जाते थे। तो ये पॉइंट गलत है। देखिए मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि कौन परिवर्तनवादी थे, आप लोग याद रख लीजिएगा। कौन थे परिवर्तनवादी? जिसको कहते हैं चेंजर्स। वो कौन थे? CR दास चेंजर थे, मोतीलाल नेहरू चेंजर थे, मोतीलाल नेहरू चेंजर थे, और तीसरा थे अजमल खां थे। और कौन लोग आप परिवर्तनवादी थे? परिवर्तनवादी उनके नाम आते हैं सी राजगोपालाचारी। दूसरा नाम आता है वल्लभ भाई पटेल, सरदार पटेल मैं कर देता हूँ, समझ जाइएगा। और अंसारी भी आते थे जो इसमें लिखा हुआ है। कौन सा अंसारी? तो MA अंसारी। और एक और आते हैं राजेंद्र प्रसाद। कौन आते हैं? राजेंद्र प्रसाद। ये नो चेंजर थे परिवर्तनवादी। याद कर लीजिएगा किस कांग्रेस अधिवेशन में कार्य समिति को सविनय अवज्ञा कार्यक्रम शुरू करने का अधिकार दिया गया था? तो लाहौर में। किस कांग्रेस अधिवेशन में कार्य समिति को सविनय अवज्ञा कार्यक्रम शुरू करने का अधिकार दिया गया था? तो लाहौर में।
अब अगला प्रश्न, दांडी मार्च कब शुरू हुआ था? तो दांडी मार्च शुरू हुआ था 12 मार्च 1930 को। दांडी मार्च शुरू कब हुआ? 12 मार्च 1930 को। इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स बता देता हूँ जो आप याद रखिएगा। 24 दिन दांडी मार्च के लिए 24 दिन टोटल लगे थे। 24 दिन में दांडी मार्च किया गया था और दांडी तक का यात्रा किए थे सत्याग्रह आश्रम से। और 241 दिन, आप ऐसे याद रखिएगा, 24 दिन लगा था और 2 4 1 मतलब 24 ये भी हो गया ना, और एक लगा दीजिए, इतना मिल की उन्होंने दूरी तय की थी। और जब चले थे अपने डंडा लेके और धोती पहन के, तो 78 लोग चले थे। और जब पहुंच रहे थे तो लाखों की भीड़ बन गया था। और पहुंच कब गए थे? तो पहुंच गए थे 5 अप्रैल को। 5 अप्रैल 1930 को पहुंच गए थे, लेकिन 6 अप्रैल 1930 को नमक बना के नमक कानून तोड़ दिया। नमक बना के नमक कानून तोड़ दिया। तो दांडी मार्च शुरू कब हुआ? 12 मार्च 1930। चला के दिन 24 मार्च। पहुंचे कब थे? 5 अप्रैल को। नमक कानून कब तोड़ा? 6 अप्रैल 1930। ठीक है। और 241 मिल के दूरी तय किए थे। अगला क्या, निम्नलिखित में से कौन स्वयं सेवक बिहार से दांडी मार्च में शामिल हुआ था? निम्नलिखित में से कौन स्वयं सेवक बिहार से दांडी मार्च में शामिल हुआ था? तो बस उसमें एक ही लोग थे, उनका नाम है गिरिवरधर चौधरी। गिरिवरधर चौधरी ये मात्र बिहार से एक थे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था। और बंगाल से भी दोस्तों एक ही थे। बंगाल से कितने लोग पार्टिसिपेट किया था? एक। गुजरात से कितने लोग पार्टिसिपेट किया था? गुजरात से लोग दोस्तों 32। महाराष्ट्र से कितने लोग पार्टिसिपेट किया था? 13। उत्तर प्रदेश से हम बताइए कितने लोग पार्टिसिपेट किया था? 8। केरल से कितने लोग पार्टिसिपेट किया था इस दांडी मार्च में? 4। पंजाब से बताइए कितने लोग? पंजाब से 3। और बंबई से, ये महाराष्ट्र अलग है, ये बंबई अलग है, बंबई से 2। कौन कौन थे? दौद भाई और हरिलाल थे। दौद भाई और हरिलाल थे। सिंध आंध्र कर्नाटक बिहार, सिंध आंध्र कर्नाटक बिहार सबसे एक एक गए थे। सिंध कर्नाटक आंध्र बिहार बंगाल से एक एक। तो थोड़ा सा इसको थोड़ा सा माइंड में रखिएगा याद। निम्नलिखित में से किस आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी अधिकतम मानी जाती है? तो वो मानी जाती है नमक सत्याग्रह में। इसी को सविनय अवज्ञा आंदोलन के भी नाम से जाना जाता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन के भी नाम से जाना जाता है, जो कि 1930 में चला था। कौन सी घटना पहले घटित हुई? दांडी मार्च पहले घटित हुई। दांडी मार्च कब हुआ था? 1930 को। और कौन से 30 को? 12 मार्च 1930 को हुआ था दांडी मार्च। भारत छोड़ो आंदोलन 8-9 अगस्त 1942 में। 8-9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन। साइमन कमीशन का आगमन 1928 में के फरवरी के 1928 में फरवरी माह में। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। तो आप लोग सी इसका ऑप्शन हो जाएगा कि कौन सी घटना पहले घटित हुई? तो साइमन कमीशन का आगमन घटित हुई पहले। 72 में देख लीजिए कि नमक आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा 1930 में शुरू किया गया। सही बात है, सही है ना? तो हाँ सही है। महात्मा गांधी का उद्देश्य गरीबों को मुफ्त नमक उपलब्ध कराना था। ये सही नहीं है, तो पहला सही दूसरा गलत, तो ऑप्शन सी। 73। आचार्य विनोबा भावे को पहली बार निम्नलिखित में से किसने भाग लेने के कारण गिरफ्तार किया गया? तो वो किसमें था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन में था। आचार्य विनोबा भावे को पहली बार निम्नलिखित में से किसने भाग लेने का कारण गिरफ्तार किया गया? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन। और विनोबा भावे व्यक्तिगत सत्याग्रह से जुड़े हुए थे। इसमें कह रहा है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान खुदाई खिदमतगारों, जिन्हें लॉर्ड सट के नाम से भी जाना जाता है, के आह्वान का कारण क्या था? तो कारण था दोस्तों कि पठान क्षेत्रीय राष्ट्रवादी एकता और उपनिवेशवाद के खिलाफ संघर्ष। ठीक है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान खुदाई खिदमतगारों, जिन्हें लाल सट के नाम से भी जाना जाता है, के आह्वान का कारण क्या था? तो वो कारण था कि पठान क्षेत्रीय राष्ट्रवादी एकता और उपनिवेशवाद के खिलाफ संघर्ष। दांडी मार्च के दौरान गांधी जी अपने साबरमती आश्रम में विदेशी पत्रकारों के साथ रहे थे। तो वो रहे थे बेब मिलर के साथ। किसके साथ? बेब मिलर के साथ। और बेब मिलर कौन थे? तो यूएसए के पत्रकार थे। कौन थे? यूएसए के पत्रकार थे, जो कि धरासना में पुलिस के भीषण ज्यादतियों के बारे में लिखा था। यूएसए के पत्रकार थे, और यही वही पत्रकार हैं जो यूएसए के पत्रकार हैं जो धरासना में पुलिस के भीषण ज्यादतियों के बारे में लिखा था। धरासना में भी आंदोलन चल रहा था दोस्तों, और वहां पे बहुत ही क्रूर दमन किया गया था, उसी के बारे में लिखे थे उन्होंने। भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो वो नेतृत्व किसने किया था? महादेव लाल सराफ ने। किसने? महादेव लाल सराफ ने भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया था।
बिहार में नमक सत्याग्रह के दौरान नमक बनाने के अलावा अलावा लोगों ने किस कर का विरोध करके सरकार का विरोध करने का विकल्प चुना था? तो वो चुना था, इसमें से कोई नहीं है ऑप्शन में। इसका आंसर हो जाएगा चौकीदारी कर। क्या हो जाएगा इसका आंसर? चौकीदारी कर को। तो फिर से क्वेश्चन सुन लीजिए कि बिहार में नमक सत्याग्रह के दौरान नमक बनाने के अलावा लोगों ने किस कर का विरोध करके सरकार का विरोध करने का विकल्प चुना? तो चौकीदारी कर। जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय डंडा फौज का गठन किसने किया था? तो डंडा फौज का गठन चमनदीप ने किया था। और डंडा फौज का गठन कौन था? तो कहाँ हुआ था? तो पंजाब में हुआ था। पंजाब में डंडा फौज चमनदीप ने किया था। गांधी इरविन समझौता का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो गांधी इरविन समझौता का मुख्य उद्देश्य था गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की भागीदारी को आसान बनाना। और हुआ कब था? तो 5 मार्च 1931 को हुआ था। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था, गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की भागीदारी को आसान बनाना। गांधी इरविन समझौता में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं था? तो पुलिस ज्यादतियों के जांच के लिए गांधी जी को सुझाव को स्वीकार करना, ये गलत था। पुलिस पुलिस ज्यादतियों की जांच के लिए गांधी जी के सुझाव को स्वीकार करना, ये गलत था। बाकी कांग्रेस के गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए आमंत्रित करना, ये सही है। दूसरा, सविनय अवज्ञा आंदोलन के संबंध में जारी अध्यादेशों को वापस लेना, ये भी सही है। केवल उन कैदियों की रिहाई जिन पर हिंसा का आरोप नहीं है, ये भी सही है। गांधी इरविन समझौता के मध्यस्थ की भूमिका किसने निभाई? तो वो निभाई तेज बहादुर सप्रू ने। गांधी इरविन समझौते के में मध्यस्थ की भूमिका किसने निभाई? तो तेज बहादुर सप्रू ने। निम्नलिखित में से किसने गांधी इरविन समझौता में महात्मा गांधी के लाभ को सांत्वना पुरस्कार के रूप में लिया? तो वो कौन लिया? तो वो लिया एलन कैंपबेल जॉनसन ने। एलन कैंपबेल जॉनसन ने इरविन और देखिए गांधी की निम्नलिखित में किसने गांधी इरविन समझौते में महात्मा गांधी को के लाभ को सांत्वना पुरस्कार कहा? और वहीं इरविन के लिए कहा कि इरविन तो एकदम आत्मसमर्पण हो गया कि गांधी जी आप बोलिए क्या चाहते हैं, जो चाहते हैं वो सब मिल जाएगा, बस आप बोलिए सही, लेकिन आप गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने चलिए हमारे संग। अब कह रहा है कि इसको सीक्वेंस में समझाइए, क्योंकि वो समझाना कह रहा है तो सरियाने कह रहा है, तो सरियाइए। सेकंड राउंड टेबल कब हुआ था? ये हुआ था 1931 में, और 31 में 7 सितंबर से शुरू हो गया था। कब हुआ था? 1931 में 7 सितंबर से शुरू। कांग्रेस का कराची अधिवेशन कब हुआ था? 24 से 31 मार्च के 1931 में हुआ था। 24 से 31 मार्च 1931 को। भगत सिंह को फांसी कब मिला था? 23 मार्च 1931 को। सोचिए, भगत सिंह को इधर 23 मार्च को फांसी मिलता है, और कल से होकर मैंने 24 तारीख से होकर कांग्रेस का कराची अधिवेशन होता है। और गांधी इरविन का समझौता 5 मार्च 1931। अब आप लोग इतना नजदीकी नजदीकी है, इसको सरिया लीजिएगा। प्रथम गोलमेज सम्मेलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसमें कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने भाग लिया था, ये गलत है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने भाग नहीं लिया था। यह 1930 में आयोजित किया गया, सही है। साइमन कमीशन के समर्थन पर चर्चा करने के लिए था। ये प्रथम जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था, उसमें जो साइमन कमीशन के समर्थन पर चर्चा करने के लिए बुलाया गया था। यह लंदन में आयोजित किया गया था, ये बात सही है। इसमें भीमराव अंबेडकर शामिल हुए थे। निम्नलिखित घटनाओं में निम्नलिखित नेताओं में से किसने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? एक महात्मा गांधी तो हो ही गए, ये तो बहुत सब लोग को आसान है, इसी के लिए तो लड़ाई चल रहा था। और सरोजिनी नायडू भी थे, और मदन मोहन मालवीय भी थे। मदन मोहन मालवीय हिंदू महासभा की तरफ से गए थे। हिंदू महासभा की तरफ से मदन मोहन मालवीय गए, लेकिन सरोजिनी नायडू अपने खर्चे पे गए थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन के खिलाफ विफलता के बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन की विफलता के बाद गांधी जी ने महत्व दिया रचनात्मक कार्यों पे। रचनात्मक कार्यों पे ये जो सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था, 2 फेज में ये आंदोलन हुआ था। पहला फेज हुआ था 1930 से 31 में, और दूसरा फेज हुआ था 1932 से 34 में। और ये दोनों ही आंदोलन फेल हो गया था, सफल हो गया था जी। और उसके बाद रचनात्मक कार्यों में गांधी जी ने महत्व दिया। निम्नलिखित में से किसने कांग्रेस के कराची अधिवेशन जो 1931 है, उसमें महात्मा गांधी को लोकप्रियता और प्रतिष्ठा का शिखर माना है? तो वो कौन माना है? सुभाष चंद्र बोस ने माना है। और इसकी अध्यक्षता, इस कराची अधिवेशन जो 1931 हुआ था, इसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। तो निम्नलिखित में से किसने कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 को महात्मा गांधी की लोकप्रियता और प्रतिष्ठा का शिखर माना है? तो सुभाष चंद्र बोस माना है। सरदार वल्लभ भाई पटेल इसकी अध्यक्षता किए थे। आधुनिक भारतीय इतिहास में निम्नलिखित घटनाओं का सही
कालानुक्रम में सजाने कह रहा है। तो देख लीजिए, अगर सबका डेट पता हो जाए तो आप लोग आराम से निकाल सकते हैं। देखिए, मार्ले मिंटो का ऐसे मैं कर लेता हूँ, मार्ले मिंटो रिफॉर्म कर लेता हूँ, ठीक है ना, तो आप समझ जाइएगा। फिर गांधी इरविन पैक्ट कर लेता हूँ, इसी को दिल्ली पैक्ट कहते हैं। फिर नेहरू रिपोर्ट कर देते हैं, और फिर जालियांवाला बाग त्रासदी कर देते हैं, जालियांवाला बाग। अब तो समझ जाइएगा। मार्ले मिंटो सुधार आया था दोस्तों 1909 में। गांधी इरविन पैक्ट हुआ था 5 मार्च 1931 को। नेहरू रिपोर्ट आया था 1928 में। और जालियांवाला बाग हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। अब इसी के अनुसार सजा लीजिए क्रम। तो पहले मार्ले मिंटो आया, और मार्ले मिंटो के बाद जालियांवाला बाग हुआ। तो देख लीजिए, मार्ले मिंटो, फिर जालियांवाला बाग हुआ, फिर गांधी इरविन समझौता, फिर लास्ट में नेहरू रिपोर्ट हो गया। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था? तो कौन नहीं भाग लिया था? तो जवाहरलाल नेहरू किसी भी गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिए थे, ठीक है, और लिए थे। गांधी जी के निजी सचिव प्यारे लाल, जो कि दूसरे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जब हुआ था, तब गांधी जी के निजी सचिव प्यारे लाल बनकर गए थे। कौन गए थे? प्यारे लाल बनकर गए थे, ठीक है। अगला, दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो वो किया महात्मा गांधी ने। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो महात्मा गांधी ने। और ये कब से कब हुआ था? तो 1 दिसंबर 1931 तक चला था। और कब से चालू हुआ था? तो 7 सितंबर 1931 से लेके 1 दिसंबर 1931 तक चला था। महात्मा गांधी गांधी कांग्रेस प्रतिनिधि के रूप में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए बंबई से लंदन के लिए रवाना हुए। तो कौन से जहाज से हुए थे? तो वो हुए थे एसएस राजपूताना, और वहां पे किंग्सले हॉल में ठहरे थे। कहाँ ठहरे थे? किंग्सले हॉल में ठहरे थे। तो महात्मा गांधी कांग्रेस प्रतिनिधि में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए बंबई से लंदन के लिए रवाना हुए एसएस राजपूताना जहाज पे। दूसरा गोलमेज सम्मेलन किस मुद्दे पर असफल रहा? तो वो मुद्दा था कॉमनल अवार्ड, यानी सांप्रदायिक प्रतिनिधिमंडल के कारण दूसरा गोलमेज सम्मेलन असफल रहा। निम्नलिखित भारतीय नेताओं में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया? तो वो कौन थे? भीमराव अंबेडकर थे, जिन्होंने तीनों ही गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था और दलितों का प्रतिनिधित्व किया था, ठीक है, दलितों का प्रतिनिधित्व। एक और याद रखिएगा, तेज बहादुर सप्रू, ये भी तेज बहादुर सप्रू भी तीनों ही गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे, और ये अपने निजी क्षेत्र के प्रतिनिधित्व के रूप में गए थे, ये अपनी बात रखने गए थे। 1930-32 के दौरान लंदन में भारतीय और ब्रिटिश राजनीतिक नेताओं में बैठक को अक्सर प्रथम, द्वितीय और तृतीय गोलमेज सम्मेलन के रूप में संदर्भित किया जाता है। गलत कथन को खोजने कह रहा हूँ, तो बताइए इसमें से गलत कथन कौन है? तो इसमें से डी ऑप्शन दोस्तों गलत है। इसमें कह रहा है कि यह 3 सत्रों में आयोजित सम्मेलन का उदाहरण था, न कि 3 अलग अलग सम्मेलनों का। तो ये गलत है। ये था 3 सत्रों का नहीं, बल्कि 3 अलग अलग 3 साल सम्मेलन हुआ था। तो ये इसीलिए गलत हो गया। पहला कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस उनमें से 2 में भाग नहीं लिया। तो सही बात है, एक ही में भाग लिया था, 2 में भाग नहीं लिया था। सम्मेलन में भाग लेने वाली भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अलावा अन्य भारतीय पार्टियां पूरे भारत का प्रतिनिधित्व नहीं करती थी। तो ये बात भी सही है, बल्कि वर्गीय हितों का प्रतिनिधित्व करती थी। ये पॉइंट भी सही है। तो ब्रिटिश लेबर पार्टी ने सम्मेलन से अपना नाम वापस लिया था, जिससे सम्मेलन की कार्यवाही पक्षपात पूर्ण हो गई। तो ये बात भी सही था। अब देखना सांप्रदायिक पंचायत के बारे में। इसके बारे में सही कथन आप लोग को चुन के बताने का रहा है। ठीक है, तो सांप्रदायिक चुनाव के देख लीजिए कि इसकी घोषणा कब हुआ था? तो 1932 में रैमजे मैकडोनाल्ड ने किया था। सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा 1932 में किसके द्वारा? रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा। और इसमें पहली बार दलितों को पृथक निर्वाचन का प्रावधान किया गया था। दलितों को पृथक निर्वाचन, ये रैमजे मैकडोनाल्ड का 1932 में सांप्रदायिक पंचायत क्या था? तो पृथक निर्वाचन किसको किसको दिया गया? दलितों के लिए। इसमें हाँ, तो देख लेते हैं ये क्वेश्चन को एक बार फिर से। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सांप्रदायिक पंचायत के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार चुनाव करें और सही कथन की पहचान करें। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि इस प्रश्न का जवाब क्या होगा। तो इस प्रश्न का जवाब जो हो जाएगा वो होगा ऑप्शन डी,
कि तीनों ही पॉइंट इसमें क्या हैं, सही हैं। ठीक है, तो इसमें आप लोग को याद रखना है कि सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा कब हुआ था, तो 1932 में हुआ था, जब रैमजे मैकडोनाल्ड ने इसकी घोषणा की थी। तो सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा कब हुआ, तो 1932 में हुआ। किसने घोषणा किया, तो रैमजे मैकडोनाल्ड ने। और इसमें पहली बार दलितों के लिए पृथक निर्वाचन का प्रावधान किया गया था। इसमें पहली बार दलितों के लिए पृथक निर्वाचन का क्या किया गया था, प्रावधान किया गया था। तो ये भी बात सही है। इसमें दलित के अल्पसंख्यक बताकर हिंदुओं हिंदुओं से विभाजित करने का प्रयास किया था। तो ये पॉइंट भी सही है। इसमें दलित को अल्पसंख्यक बताकर हिंदुओं को विभाजित करने का प्रयास किया गया था। इससे रिलेटेड हम कुछ फैक्ट्स याद करवा देते हैं सांप्रदायिक पंचायत से। देखिए क्या हुआ था सांप्रदायिक पंचायत, इसमें देखिए बात क्या है, इसकी जो घोषणा हुआ था वो हुआ था 16 अगस्त 1932 को। कब हुआ था इसका घोषणा, 16 अगस्त 1932 को। और दलितों को इसमें से दलितों को कितना प्रांत मिला था, बोला गया था ब्रिटिश के द्वारा कि हम आप लोग को 71 प्रांतों को में आरक्षण देंगे। कितना देंगे, आरक्षण 71 में। अब आ गए गांधी जी। तो गांधी जी ने बुलाया उनको, कितने तारीख को बुलाया, मतलब जब गांधी जी आए इनके पास 1932 में, 24 सितंबर 1932 को बुलाए गांधी जी। भूख हड़ताल कर लिए थे, तो 24 सितंबर 1932 को भीमराव अम्बेडकर इनके पास आए और इन दोनों में बातचीत हुआ। और जब बातचीत हुआ तो 71 वो बोला गया था ब्रिटिश के द्वारा। तो इन्होंने कहा कि आप बुर्बक हैं, आपको 148 दूंगा, और 148 दूंगा प्रांत में, और केंद्र में आप लोग को 18% बढ़ा दूंगा, सीट बढ़ा दूंगा। इसमें केंद्र की बात नहीं किया गया था। सांप्रदायिक पंचायत जब मैकडोनाल्ड दिए थे, तो मैकडोनाल्ड ने बोला था कि 71 प्रांत में आपको आरक्षण कर दूंगा, लेकिन इन्होंने प्रांत केंद्र के बारे में नहीं बोला था। लेकिन गांधी जी ने केंद्र के बारे में 68%, सॉरी 18% बढ़ाने की बात किया, और प्रांत को 71 से 148। लेकिन गांधी जी के साथ एक कंडीशन था। पहले कंडीशन क्या था, ये जानने से पहले आप लोग को समझना कि सांप्रदायिक पंचायत में होता क्या था। तो किसी भी क्षेत्र से अगर घोषित कर दिया कि दलित के लिए रिजर्व है, तो उसमें क्या होता था कि दलित लोग ही इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते, माने चुनाव के लिए खड़ा होते, और चुनाव भी कोई दलित ही देता, ना कि कोई और दूसरा कास्ट का लोग देता। ये कहे थे मैकडोनाल्ड ने। लेकिन गांधी जी कहे कि आप 148 पे चुनाव लड़ सकते हैं, पर वोट आपको सभी सभी धर्म के लोग देंगे, सभी कास्ट के लोग, सभी धर्म के लोग देंगे। ये था, तो यही कंडीशन था। आप लोग इतना पॉइंट याद रख लीजिएगा। 96 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, और विचार करने के बाद आप लोग को सही कथन कौन है ये बताने कह रहा है। तो देखिए सही कथन कौन है, कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर अम्बेडकर ने दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की मांग की। तो हाँ, ये मांग तो किए थे, ये बात तो सही है कि मांग किए थे, लेकिन कह रहा है कि पूना पैक्ट में स्थानीय निकायों और सिविल सेवाओं में दलित लोगों के प्रतिनिधित्व के लिए विशेष प्रावधान किए नहीं। ये पूना पैक्ट जो हुआ था वो हुआ था 24 सितंबर 1932 को। ठीक है, इतने पॉइंट आप याद रखेंगे। और 97 नंबर कह रहा है कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संबंध में असत्य कथन को चुने। तो इसमें से कौन असत्य कथन है दोस्तों, इसमें से कोई भी असत्य कथन नहीं है। ऑल इंडिया कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1934 में पटना में हुई। तो ये भी बात सही है, ऑल इंडिया कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1934 में पटना में हुई। इसके संयोजक या संस्थापक कौन थे, तो जयप्रकाश नारायण थे। इसके संयोजक या संस्थापक कौन थे, तो जयप्रकाश नारायण। इसका उद्देश्य समानता आधारित समाजवादी व्यवस्था की स्थापना करना था। इसका उद्देश्य क्या था तो उद्देश्य क्या था, तो समानता आधारित समाजवादी व्यवस्था की स्थापना करना था। महात्मा गांधी ने 1932 में आमरण अनशन किया, मुख्यतः इसीलिए कि क्यों किया इन्होंने आमरण अनशन, तो इसीलिए किया क्योंकि रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा की थी। रैमजे मैकडोनाल्ड ने किसकी घोषणा की थी, तो सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा की थी। गोलमेज सम्मेलन के संबंध में सही कथन चुने। तो वो सही कथन है डी ऑप्शन, कि भीमराव अंबेडकर ने दलित वर्ग का प्रतिनिधित्व तीनों सम्मेलन में किया। तो ये बात सही है कि भीमराव अंबेडकर ने दलित वर्ग का प्रतिनिधित्व तीनों सम्मेलन में किया। तो ये पॉइंट बिल्कुल ही क्या है, सही है, सही है। लेकिन इसमें कह रहा है कि एनी बेसेंट बेसेंट ने गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किए। तो ये नहीं, ये एनी बेसेंट गई तो थी, लेकिन कांग्रेस का प्रतिनिधित्व नहीं गई थी, ये अपने खर्च पे गई थी। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1934 में की गई थी। किनके द्वारा की गई थी, तो ये किया गया था जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव के द्वारा
और जयप्रकाश नारायण क्या थे? तो ये महासचिव थे कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के। और आचार्य नरेंद्र देव क्या थे? तो ये अध्यक्ष थे किसके? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का। और आरटीसी यानी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ये हुआ था प्रथम, ये सेकंड और ये थर्ड। फर्स्ट हुआ था नवंबर 1930 में, नवंबर 1930 में, जनवरी से लेकर जनवरी 1931 तक हुआ था। ये थोड़ा सा डेट आप लोग याद रख लीजिएगा, मैं क्लियर करके लिख देता हूँ। देखिए, पहला राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, दूसरा राउंड टेबल और तीसरा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ठीक है। पहला हुआ था नवंबर नवंबर 1930 में हुआ था, और नवंबर 1930 से जनवरी 1931 तक चला था, जनवरी 1931 तक चला था। और सितंबर सितंबर 1931 से दिसंबर 1931 तक चला था, दिसंबर 1931 तक चला था। और थर्ड चला था नवंबर 1932 से, नवंबर 1932 से दिसंबर 1932 तक, दिसंबर 1932 तक, ठीक है। ये है मामला। तो इसी के साथ ही आप लोग को प्रैक्टिस सेट संख्या, ये मतलब प्रैक्टिस सेट नहीं, ये डे 7 का खत्म हो गया। तो आप लोग से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि डे 8 में होगा, ठीक है। तो उसमें आप लोग पढ़ के आइएगा गांधीवादी चरण 1935 से लेके 1947 तक का, आज़ादी तक का, ठीक है। आप लोग से विदा लेता हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक करें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें, और कुछ सलाह देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। धन्यवाद।